गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट देख रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओके। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छी तरह से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। So what is this area vector? So it is a vector quantity, okay, having magnitude equal to area and direction perpendicular to that area. Area vector क्या है? It is a vector quantity having magnitude equal to area and direction perpendicular to that area. That is called as area vector. Okay, it is a vector quantity having magnitude equal to area and direction perpendicular to that area. That is called as area vector. Okay, so for example, मतलब एरिया वेक्टर क्या है, देखिए यहाँ पे एरिया वेक्टर मतलब क्या रहता है, मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है। तो एरिया वेक्टर ऐसा वेक्टर है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल टू एरिया ऑफ दैट वेक्टर रहेगा, एरिया ऑफ दैट सरफेस रहेगा, एंड डायरेक्शन कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। मतलब सपोज यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ओके, एंड देयर इज वन सर्कल हियर, there is a circle of radius, suppose there is a circle of radius r. तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, मतलब रेडियस अगर दिया है तो पाई इंटू आर स्क्वायर का कैलकुलेशन करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन कैसा आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू दैट दिस एरिया। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन एज नॉर्मल टू दिस एरिया। नॉर्मल टू दिस एरिया कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, अगर एक्स वाई प्लेन में ये सर्कल है तो एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब जेड एक्सिस रहेगा। जेड एक्सिस मतलब ये क्या। So in this way area vector is written. For example, suppose this is a plane that is xz plane suppose, and यहाँ पे suppose एक rectangle है। इस rectangle का length suppose 10 है and breadth suppose कितना है, 5 है। तो इस rectangle का area vector क्या रहेगा, a bar is equal to, that is 5 into 10, that is 50 will be the magnitude, and direction will be perpendicular normal to this surface, that is xz को normal कौन सा आ जाएगा, j कैप। ओके, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू एरिया है, एंड डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, एंड देयर इज वन मोर वर्ड हियर, not just only perpendicular but it is outward perpendicular. That is important thing. डायरेक्शन कैसा रहता है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। अभी अगर सिंगल सरफेस है तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर क्या होता है ये हम समझ नहीं सकते, लेकिन अगर क्लोज्ड बॉडी है तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर क्या होता है ये हम समझ सकते हैं। सो आउटवर्ड नॉर्मल क्या होता है समझने के लिए क्या करेंगे, और एक डायग्राम निकालेंगे। सपोज डायग्राम इज लाइक दिस।
सो दिस इज ए बॉडी, रेक्टेंगुलर बॉडी, उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, क्यूबॉइड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड. सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, suppose this is z axis, okay, in this direction suppose there is a z axis, कोई भी एक्सिस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. suppose this is your x axis and suppose this is your y axis in this direction, ओके. एंड यहाँ पे जो क्यूबॉइड है उसको नेमिंग करूंगा यहाँ पे, ओके. A B C D, ओके. उसके बाद यहाँ पे हिडन लाइंस भी होगा. हिडन लाइन मतलब अंदर का लाइंस, E F G एंड H, ओके. सपोज यहाँ पे इसका लेंथ है सपोज 20, ब्रेड्थ है सपोज 10 एंड हाइट है सपोज 15. तो यहाँ पे क्या करना है, हर एक सरफेस हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ओके. कैसे लिखना पड़ेगा देखिए, यहाँ पे एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू एरिया एंड डायरेक्शन आउटवर्ड परपेंडिकुलर, ओके. रिमेंबर दिस, डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन है. अगर सिंगल सरफेस है तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है वो निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर क्लोज्ड बॉडी है तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्योंकि क्लोज्ड बॉडी में इनवर्ड मतलब क्या एंड आउटवर्ड मतलब क्या, ये हमें पता होता है, ठीक है. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सरफेस एबीसीडी का मुझे अगर एरिया वेक्टर लिखना है, एरिया वेक्टर ऑफ एबीसीडी, ओके. तो कैसे लिखना पड़ेगा, एरिया वेक्टर ऑफ एबीसीडी, इसका एरिया निकालूंगा. एरिया बताओ इसका कितना आ जाएगा, एबीसीडी का एरिया 20 into 10, 200 विल बी एरिया. एंड डायरेक्शन बताओ, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया डायरेक्शन कौन सा आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, दैट इज के क्या, करेक्ट. उसी तरह से एरिया वेक्टर ऑफ ई एफ जी एच, इसका एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, ई एफ जी एच, वन साइड इज 20, अदर साइड इज 10, सो मैग्नीट्यूड इज वंस अगेन 200. लेकिन व्हाट विल बी डायरेक्शन नाउ, डायरेक्शन ई एफ जी एच का डायरेक्शन वो अभी देखिए आउटवर्ड नॉर्मल, इसको आउटवर्ड नॉर्मल निकालना है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, विच इज अपोजिट टू जेड, दैट इज माइनस के क्या, ओके. सो इस तरह से हम किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर लिख सकते हैं. एरिया वेक्टर ऑफ सपोज डी सी डी एच जी, इसका एरिया वेक्टर क्या आ जाएगा, one side is 15, other side is 10, so therefore it is 150, okay. And डायरेक्शन, इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर आई कैप. उसके बाद एरिया वेक्टर ऑफ ए बी एफ ई, इसका एरिया, अगर एरिया कितना रहेगा उतना ही रहेगा 150, ओके. एरिया विल बी 150 and direction will be minus I cap. So in this way area vectors हम लिखते हैं. ABCD को परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो ABCD को परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा ना, क्योंकि ABCD AB का एक साइड किसको पैरेलल है,
AB का मतलब AB किसको पैरेलल है? पैरेलल टू y एक्सिस। AD किसको पैरेलल है? x एक्सिस। मतलब ABCD एरिया कौन से प्लेन में है? XY प्लेन में है। इसका ये मीनिंग निकलता है, पैरेलल टू XY। ABCD मतलब हर एक सरफेस कौन से प्लेन में है वो हमें देखना है, एंड उसको परपेंडिकुलर मतलब थर्ड एक्सिस डायरेक्शन लेना है। करेक्ट है ना? AB कौन से एक्सिस को पैरेलल है? Y। AD कौन से पैरेलल है? X। सो ABCD इज इन XY प्लेन। या फिर EFGH जो है उसका एक साइड अलोंग y एक्सिस है, दूसरा साइड अलोंग x एक्सिस, सो ऑटोमेटिकली दिस इज इन XY प्लेन। अगर AEHD हमने लिया, AEHD, तो AE डायरेक्शन, AE साइड कौन से डायरेक्शन में है? Z डायरेक्शन। EH साइड कौन से डायरेक्शन में है? X डायरेक्शन। मतलब AEHD जो है ये सरफेस है वो XZ प्लेन में आता है। XZ प्लेन में आता है मतलब उसका डायरेक्शन क्या रहेगा? XZ प्लेन। XZ को परपेंडिकुलर मतलब y आएगा, एंड आउटवर्ड नॉर्मल मतलब यहाँ पे प्लस y आ जाएगा। ओके, सो इन दिस वे एरिया वेक्टर इज कैलकुलेटेड। एरिया वेक्टर ऑफ AEHD, सो इसका लेंथ 20 एंड हाइट 15 है। सो 15 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 300, एंड डायरेक्शन इसको आउटवर्ड नॉर्मल बॉक्स से बाहर which is coming to be parallel to y axis, that is j cap. इस तरह से एरिया वेक्टर निकालना है। ओके, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, नाउ वंस अगेन कमिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का फॉर्मूला है E बार डॉट A बार, मतलब हमें E बार निकालना पड़ेगा एंड A बार निकालना पड़ेगा। E बार डॉट A बार, that is EA cos theta. E bar dot A bar is EA cos theta. तो उसमें केस 1 ले लेंगे, केस 1। when area is perpendicular to electric intensity, अगर एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो थीटा इधर कितना आ जाएगा? थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, ऐसा क्यों? सपोज दिस इज वन एरिया, स्मॉल एरिया। ओके, एंड इस एरिया को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी है? परपेंडिकुलर है। अभी थीटा मतलब क्या है? यहाँ पे फाई इज इक्वल टू ए बार डॉट ए बार लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा लिखते हैं, मतलब थीटा यहाँ पे क्या आता है? एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स ना, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स मतलब एंगल बिटवीन ई बार एंड ए बार। ओके, तो ई बार तो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। अभी ए बार कैसा? ए बार का डायरेक्शन क्या रहता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहता है? परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ये आ जाएगा आपका ए बार। मतलब अगर एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो ई बार एंड ए बार सेम डायरेक्शन में आते हैं, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस 0 इज इक्वल टू 1। मतलब फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट होता है। ये समझ में आया क्या? देखिए ओके, मतलब अगर एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, if area is perpendicular, if area is, area वेक्टर नहीं बोल रहा मैं, एरिया इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम आता है। ओके, डायरेक्शन सेम मतलब यहाँ पे थीटा 0 आता है। इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलिए।
क्योंकि अभी एरिया परपेंडिकुलर होने पर ही फ्लक्स मैक्सिमम क्यों क्रिएट होता है, थोड़ा सा इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दीज आर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या रहता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया. Suppose these are the number of electric lines of force, okay, through a magnetic field. और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अभी एक एरिया रखूंगा. पहला एरिया कैसा रखा है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रखा है. तो इस पर फ्लक्स कितना बनेगा, अभी फ्लक्स विल बी इक्वल टू 4 बनेगा, बिकॉज फोर लाइन्स आर पासिंग थ्रू दिस एरिया. अभी इसी एरिया को क्या करता हूं, थोड़ा सा इंक्लाइन करता हूं. एरिया उतना ही रखना है, लेकिन उसको क्या करूंगा मैं, इंक्लाइन करूंगा. ओके, एग्जैक्टली नहीं निकल सकता, थोड़ा सा ऐसा ही आ जाएगा ये. तो यहाँ पे उसी एरिया को मैंने थोड़ा सा इंक्लाइन किया, ओके, रोटेट किया थ्रू सर्टेन एंगल. तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स अभी उतना ही रहेगा, क्या कम हो जाएगा. मतलब यहाँ पे ओनली 2 लाइन्स आर ओनली पासिंग थ्रू द सेम एरिया नाउ, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 2 यहाँ पे. और इसी एरिया को मैं अभी क्या करूंगा, टोटली 90 डिग्री में रोटेट करूंगा. अगर एरिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पैरेलल हो गया तो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन उसमें से पास नहीं करेगी, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. मतलब फ्लक्स मैक्सिमम कब क्रिएट होता है, जब एरिया क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहता है. एंड जब एरिया पैरेलल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है तो फ्लक्स क्या होता है, 0 हो जाता है. ओके, तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है. टू गेट मैक्सिमम फ्लक्स ओवर अ पर्टिकुलर एरिया, हमें एरिया को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर ही रखना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम लाइन उससे पास हो सकती है. ओके, थीटा एंगल में रखा तो थोड़ा सा फ्लक्स कम हो जाएगा. एंड एग्जैक्टली पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने रखा. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है ना. मतलब इफ एरिया क्या रहेगा, इफ एरिया इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेगा तो फ्लक्स 0 आ जाएगा. अभी केस 2, when area is parallel to electric field या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. when area is parallel to electric intensity मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में अगर है तो उसी डायरेक्शन में हमने एरिया निकाला है, पैरेलल. तो एरिया वेक्टर कैसा आ जाएगा, एरिया वेक्टर मतलब ऐसे आ जाएगा, ए बार एंड ई बार. तो यहाँ पे एंगल अभी कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 90 डिग्री. मतलब जब एरिया पैरेलल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री आता है. एंड थीटा 90 डिग्री मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 90, एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू 0. ओके, सो इस तरह से ये हम प्रूव करते हैं. एंड एरिया अगर इंक्लाइंड है तो वही फॉर्मूला रहेगा. अगर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में एंगल थीटा है तो फ्लक्स कितना रहेगा, ई ए कॉस थीटा रहेगा. ओके, सो दिस इज द बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द एरिया वेक्टर. यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए, एनी डाउट इन दिस केस, क्योंकि इस पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं अभी.
क्वेश्चन देखिए, देर इज अ क्यूब ऑफ साइड ए, ओके, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर 6 फेसेस ऑफ क्यूब। क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स over 6 faces of cube of side A. Of side A having edges along X, Y and Z axis with electric field E bar is equal to E naught I cap. Electric flux over 6 faces of the cube of side A having edges along XYZ axis with electric field which is given in this direction, that is E bar is equal to E naught I cap. Okay, electric field is E bar is equal to E naught I cap. Okay, तो यहाँ पे once again इसका डायग्राम निकालना पड़ेगा। So this is a cube whose axes are along XYZ axis. Okay, suppose this is x-axis, this is y-axis, and suppose this is z-axis. Okay, A, B, C, D. उसके बाद बॉटम का एरिया E, F, G, H. So first of all, flux of surface, for example ABCD. ABCD का सपोज हमें फ्लक्स निकालना है ABCD, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई बार इंटू एरिया वेक्टर ऑफ एबीसीडी लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट लेना है हमेशा। यहाँ पे ई बार क्या है, ई नॉट आई कैप है, ई नॉट आई कैप। एंड एबीसीडी अभी हर एक एरिया ए स्क्वायर का रहेगा क्योंकि यहाँ पे साइड कितना है, ए है, साइड इज इक्वल टू ए, तो एबीसीडी का एरिया रहेगा ए स्क्वायर। एंड डायरेक्शन कैसा रहेगा बताओ, एबीसीडी का डायरेक्शन बताओ, एबीसीडी का डायरेक्शन कैसा आ जाएगा। बिकॉज एबीसीडी को परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर ऐसा आ जाएगा, पैरेलल टू जेड एक्सिस, दैट इज के कैप। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा बताओ,
ओवर सरफेस ABCD, E नॉट A स्क्वेयर I कैप डॉट K कैप, डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट I कैप डॉट K कैप कितना रहता है? E नॉट A स्क्वेयर I कैप डॉट K कैप कितना रहता है? 0। मतलब I डॉट J, I डॉट K, J डॉट K सभी 0 रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। और हमने कंसेप्ट एक पढ़ा है, अगर कि कोई भी सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहता है तो क्या होता है, उस पर फ्लक्स 0 रहता है। देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन से डायरेक्शन में है? आई कैप डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो भी सरफेस पैरेलल रहेंगे उस पर 0 ही फ्लक्स बनेगा। ओके, एंड जो सरफेसेस परपेंडिकुलर है उसी पर फ्लक्स बनेगा। तो इस तरह से सभी सरफेस पर आप भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए कौन से सरफेस पर फ्लक्स 0 रहेगा, कितने सरफेस पर फ्लक्स 0 रहेगा? सरफेसेस बताओ। मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई कैप है, तो जो भी एरिया वेक्टर जे कैप या फिर के कैप डायरेक्शन में रहेंगे उन सभी एरिया पे फ्लक्स क्या रहेगा? 0 रहेगा, या फिर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कौन से एरिया है? EFGH पर भी 0 बनेगा। ओके, उसके बाद AEHD पे क्या हो जाएगा? AEHD 0 ही बनेगा, क्योंकि AEHD का डायरेक्शन आ जाएगा जे कैप, एंड आई कैप डॉट जे कैप भी 0 ही आता है ना। AEHD, क्योंकि वो भी एरिया क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को पैरेलल ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा? BCGF, BCGF। okay, so on this surface also 0, so flux on ABCD हो गया, EFGH हो गया, उसके बाद फ्लक्स ऑन AEHD ये भी हो गया, फ्लक्स ऑन BCFG ये सभी 0 ही रहेंगे, एंड फ्लक्स ऑन सरफेस अभी ABFE क्या रहेगा? फ्लक्स ऑन ABFE, तो यहाँ पे E बार लिखता हूं E नॉट आई कैप एज इट इज, डॉट एरिया वेक्टर क्या रहेगा? E बार डॉट A बार ना, एरिया वेक्टर रहेगा मैग्नीट्यूड A स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज, कौन सा डायरेक्शन रहेगा? ABEF का डायरेक्शन बताओ, परपेंडिकुलर टू ABEF क्या डायरेक्शन रहेगा? ABFE को परपेंडिकुलर मतलब माइनस आई कैप डायरेक्शन रहेगा, माइनस आई कैप। सो आई कैप डॉट आई कैप 1 आता है, तो आंसर आएगा माइनस E नॉट A स्क्वेयर, दैट इज द फ्लक्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, मतलब क्या होता है, लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरह से आ रही है, इलेक्ट्रिक लाइंस, तो क्या हो रहा है, AEFE एरिया से अंदर लाइंस आ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं तो क्या होता है? फ्लक्स नेगेटिव बनता है। इफ लाइंस आर कमिंग इनटू द बॉडी, फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद फ्लक्स ऑन CDEHG, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E नॉट आई कैप भी रहेगा, डॉट एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड A स्क्वायर, एंड डायरेक्शन क्या रहेगा? अभी आई कैप रहेगा, एंड देयरफॉर आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है E नॉट इंटू A स्क्वायर। सो इन दिस वे यू गेट फ्लक्स ऑन ऑल दी सरफेसेस। तो यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग आउट ऑफ दैट सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से अंदर आती है तो फ्लक्स नेगेटिव बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है तो फ्लक्स पॉजिटिव बनता है। अगर सभी क्यूब पर उन्होंने फ्लक्स पूछा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। फ्लक्स ओवर ऑल दी सरफेसेस और टोटल फ्लक्स ऑफ ऑल दी सरफेसेस, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा आंसर? 0। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड बॉडी पर फ्लक्स कब बनता है? जब
चार्ज अंदर है बॉडी के, बाहर है तो नहीं बनेगा, और इस बॉडी के अंदर चार्ज कुछ भी नहीं है, so therefore total flux over this cube is equal to 0.